बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। IAS 20 गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड ग्रांट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर से रेलिवेंट ना एक इंट्रोडक्शन लिया था। सबसे पहले हम इसकी टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास गवर्नमेंट के क्या मीनिंग हो सकते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस से क्या मुराद है, गवर्नमेंट ग्रांट किसको कहते हैं। और इसी तरह से फिर हम लोगों ने देखा कि ग्रांट किस चीज से रेलिवेंट हो सकती है। तो उसके लिए ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो सकती है एंड ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो सकती है। हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पर पहुंचे। तो दो ऐसी बातें थी जिनका हम लोगों ने ख्याल रखना था कि ग्रांट आपने उस टाइम पर रिकॉग्नाइज करनी है जब एंटिटी विल comply with the conditions attaching to them and the grant will be received। इसमें नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स भी शामिल थी। तो हम लोगों ने कहा कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स को आप लोगों ने उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है। इन केस अगर फेयर वैल्यू ना हो तो आप लोगों ने नॉमिनल वैल्यू के ऊपर उसको जाकर रिकॉर्ड करना है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स को। ऐसे ही था ना। फिर हम लोगों ने अप्रोचेस टू रिकॉग्निशन देखा। दो किस्म की अप्रोचेस थे हमारे पास, कैपिटल अप्रोच एंड इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच हम लोग यूज नहीं किया करते, इनकम अप्रोच हम लोग यूज करेंगे जिसमें ग्रांट को इनकम का पार्ट बनाया जाता है। फिर हम लोगों ने पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन देखा कि किस किस टाइम पर आप लोगों ने ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है, किस पीरियड में करना है। तो उसके लिए हमें पता चला कि अगर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो तो उसका क्राइटेरिया क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो तो हमने उसके क्राइटेरिया को भी डिस्कस कर लिया था। और आज से हम लोगों ने स्टार्ट करना है फॉरगिवेबल लोन। आई होप कि प्रीवियस लेक्चर सब बच्चों को क्लियर होगा। अच्छा, इसकी ना थोड़ी सी एक समरी हम लोग बना लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे IAS 20 which is गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, अब ये चीजें ना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाली हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने कहा कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये दो किस्म की हो सकती है। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स एंड ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। अच्छा, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट मींस दैट कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको ग्रांट मिली टू एक्वायर, टू परचेज और टू कंस्ट्रक्ट और नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट। तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट की रिकॉर्डिंग के ना हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है तो उसकी रिकॉर्डिंग के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो थी ना हमारे पास अप्रोचेस, कि हमारे पास इनकी अप्रोचेस कौन कौन सी हैं। तो वो हमने कहा था कैपिटल अप्रोच एंड इनकम अप्रोच। लेकिन कैपिटल अप्रोच को हमने उसी टाइम ही खत्म कर दिया था कि हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम जिसके घर में मौजूद हैं वो दोषी ने मना कर दिया कि भाई इसके बारे में बात ना करना। IAS 20 ने ही हमें अलाउड नहीं किया था कि आप कैपिटल अप्रोच के ऊपर जाएं। ऐसे ही है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे मौजूद थे तो हम लोग IAS 20 की बात मानेंगे। तो उसने कहा कि आप इनकम अप्रोच पे चले जाओ। इनकम अप्रोच मतलब गवर्नमेंट ग्रांट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनाना। तो अब यहां पर हमारे पास ना दो मेथड्स हैं ग्रांट की रिकॉर्डिंग। ये आपके लिए एक जरा न्यू पॉइंट आने लगा है, इसलिए जरा गौर से समझना कि अगर आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रांट है या गवर्नमेंट असिस्टेंस है। एम आई राइट? जब आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि ये हमारे पास ग्रांट है तो आपने देखना है रिलेटेड टू एसेट है या रिलेटेड टू इनकम।
हम सपोज कर रहे हैं कि वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। अब आती है उसकी रिकॉर्डिंग कि हमने उसको रिकॉग्नाइज किस तरह से करना है। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड ने दो मेथड्स बताए। पहला मेथड कि आप लोग देखें, कुछ चीजें आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़नी थी। पहला मेथड कि आप इस ग्रांट को डेफर कर दो, ग्रांट को डेफर कर दो और इसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर रिकॉर्ड करो। डेफर करने से मुराद होता है कि आज इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट ना बनाओ। जैसे ही आप लोगों को ग्रांट मिली, टोटल ग्रांट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट ना बनाओ, इसको डेफर करो। मींस दैट ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट आप इसको थोड़ी थोड़ी अपनी इनकम का पार्ट बनाते रहो। ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट इसमें से इनकम का पार्ट बनाते रहना। ये बात समझ आ क्लियर है सब बच्चों को? तो हम लोग क्या कहेंगे यहां पर, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, रिकॉर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। जहां पे मैं जी जी लिख रहा हूं, इट मींस दैट गवर्नमेंट ग्रांट एज डेफर्ड grant. Deferred grant means as liability. देखें, इक्विटी का पार्ट बनाने से मना किया था, तो हम लोग इसको किसका पार्ट बनाएंगे फिर, अपनी लाइबिलिटी का पार्ट बना देंगे। आपने जब भी कोई ग्रांट रिसीव करनी है, फौरन से आपने उसको इनकम कंसीडर नहीं करना। ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ आपने उसको अपनी इनकम बनाना है। तो उसमें से वो कुछ पोर्शन ऑन अ सिस्टमैटिक वे आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करके अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेना और रिमेनिंग अमाउंट अपने पास लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड। ये बात समझ आ गई? और जब आप जब रिसीव करोगे ग्रांट तो उसको डेफर्ड कर दोगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड कर दोगे। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ आप इसको ट्रांसफर करोगे टू प्रॉफिट और लॉस एज गवर्नमेंट ग्रांट इनकम ऑन अ सिस्टमैटिक वे। Over a period of useful life of an asset. Over a period of useful life of an asset. अच्छा, इससे रेलेवेंट हम लोग एग्जाम्पल भी जरा साथ कर देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले इसकी जर्नल एंट्रीज कि एक चीज को जरा पाया तकमील तक पहुंचा लो। अभी तक क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली, मतलब क्वेश्चन में आइडेंटिफाई हो गया इट्स अ गवर्नमेंट ग्रांट। फिर हमने आइडेंटिफाई किया रिलेटेड टू, तो हमारे पास आ गए ऑप्शन क्या भाई, अगर रिलेटेड टू एसिड है तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे कर।
तो पहला मेथड हमें पता चला। और आपके पास जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे कहेगा कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर करना है या सेकंड मेथड पे जाना है। वो सेकंड मेथड मैं बाद में बता दूंगा। तो उस क्वेश्चन में मेंशन था कि हमने गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर कर, और इन केस मेंशन ना हो, क्या इन केस मेंशन ना हो, यही मेथड चलना। ये मेथड आपके लिए ज्यादा आसानी पैदा करेगा। इसमें रीपेमेंट बहुत इजी होती है। ओके, सेकंड मेथड कहे तो आपने जाना है, अदरवाइज आपने डेफर कर देना है। आप डेफर करोगे तो अपने लिए आसानी पैदा कर दोगे कि इन केस फ्यूचर में गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी पड़ गई ना, ये मेथड ज्यादा इजी है। सेकंड वाला मेथड आपको टफ टाइम दे जाएगा। तो इस वजह से हम इस मेथड को बहुत अच्छे तरीके से जरा समझ लेते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं यहां पर, अपने पास जरा रिकॉर्ड करते जाइएगा, ये चैप्टर की एक किस्म की समरी बन जाएगी, और जैसे ही आप इसको तैयार कर लेंगे ना, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। जर्नल एंट्री, सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारे पास क्या आनी है कि हमने गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की। तो जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए? रिसीव की तो लाजिम बात है बैंक ने डेबिट हो जाना है। अच्छा, ये ग्रांट इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं मिला करती, ये आपके बैंक अकाउंट्स में जाती है। तो इस वजह से मोस्टली केसेस में आप लोगों ने अपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करना। भाई इसमें किसी को कोई डाउट है तो भाई बिजनेस के पास पैसा आया है तो बिजनेस अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। अच्छा, अब कहां से आया पैसा? ग्रांट के तौर पर आया, शाबाश। अब इसमें क्रेडिट करोगे कि ये पैसा आया कहां से? कहां से आया? गवर्नमेंट ग्रांट से आया। लेकिन क्या ये ग्रांट आपकी इनकम है? तो आंसर मिला नो। तो आप सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट नहीं कर सकते, आपने ना इसको डेफर्ड करना है। तो आप इसके साथ वो वर्ड यूज करोगे, और आप इसको एसिड्स में नहीं चार्ज कर रहे, मतलब एसिड को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी वजह से मेरी कोई इमदाद हुई, इसको अलग से रिकॉर्ड करना। ऑलराइट, अब क्या करना है हम लोगों ने यहां पर? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड गवर्नमेंट ग्रांट को हमने डेफर्ड कर दिया। रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, ये ना आप लोग टोटल लिखा करोगे, रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, आप जी जी ना लिख देना वहां पर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, किसी को डाउट? पहली एंट्री क्लियर हो गई। अच्छा, ये गवर्नमेंट ग्रांट क्यों मिली आप लोगों को? तो परचेज एसिड, तो भाई अपना एसिड परचेज करो फिर। और जब एसिड परचेज करोगे तो आप लोग जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? एसिड अकाउंट डेबिट, मतलब पीपीई अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बैंक, अच्छा जब क्वेश्चन साइलेंट होना तो इसको पेबल ना बनाया करो, आप बैंक के थ्रू पे कर दिया करो। तो अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर, तो नरेशन क्या आएंगी? परचेज ऑफ एसिड, वो जो भी एसिड होगा। अब देखो, जैसे ही मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूं ना, फौरन मैं उसके नरेशन लिख रहा हूं। तो आप लोगों की भी ये आदत बन जाए कि आपने नरेशन लिखनी है, और फौरन से ये देखो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि भाई ये एक जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। तो आपकी ये आदत होनी चाहिए कि आपने जर्नल एंट्रीज ऐसे लिखनी है। अब आपने गवर्नमेंट ग्रांट भी रिसीव कर ली, हम सपोज कर रहे हैं कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, और दोनों काम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ही पे हैं। ओके, हो गई बात। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने? पूरा साल गुजर गया, तो लाजमी बात है एसिड ने डेप्रिशिएट होना है, तो एसिड को डेप्रिशिएट करो। जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे अपने पास? डेप्रिसिएशन
expense account, debit, and accumulated depreciation account, credit. क्या आएगी नरेशन? depreciation expense charge for the period. अब अगर गवर्नमेंट ग्रांट ना होती तो लानी बात है, हम लोगों ने बस यही एंट्री रिकॉर्ड कर देनी थी कि एसेट को परचेज किया, एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट थी और उसको अभी तक हम लोगों ने इनकम नहीं बनाया। इनकम कैसे बनाना है? ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के रेलिवेंट जितनी उस एक्सपेंस से रेलिवेंट इनकम बनती है ना, आपने वो आके इधर रिकॉर्ड करनी है। तो वो जो इनकम आपने लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड की हुई थी ना, उसमें से कुछ पार्ट इनकम बना दो। अच्छा, इनकम की नेचर क्या होती है? तो लाजमी बात है, जब इनकम बनाओगे तो गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करोगे। और वो जो आप लोगों ने लायबिलिटी 1 जनवरी को रिकॉर्ड की थी, इसमें से कुछ पार्ट जब इनकम बना दोगे तो लायबिलिटी में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा? और लायबिलिटी में डिक्रीज डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? तो लाजमी बात है, डेफर्ड ग्रांट इनकम को डेबिट करेंगे और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर। जर्नल एंट्री की समझ आई है? क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि जिस गवर्नमेंट ग्रांट को हमने इनिशियली क्रेडिट किया हुआ था, उसमें से कुछ पार्ट ट्रांसफर करना है टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो हमारी लायबिलिटी कम होगी। कम होगी तो उसको डेबिट करेंगे। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ऑलराइट। और क्रेडिट करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, और ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाए। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों ने ये 4 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? लेकिन सब्सीक्वेंट ईयर्स में आप लोगों ने सिर्फ लास्ट की 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। टिल द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट सिर्फ उसका एक्सपेंस चार्ज करना है, और गवर्नमेंट ग्रांट में से जो इनकम का पोर्शन बने सिर्फ वो रिकॉर्ड करते रहना है हर साल के एंड तक। किसी को कोई डाउट? बात क्लियर हो गई यहां तक? नेक्स्ट चलें। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है हमारे पास कि अभी तो आपने गवर्नमेंट ग्रांट को सेपरेट रिकॉर्ड किया था और एसिड को सेपरेट रिकॉर्ड किया हुआ है। देखें, क्या आपके एसिड को पता चला कहीं पर क्या आपने कोई ग्रांट ली हुई है? नहीं। आपने अपनी एसिड को उसकी फुल अमाउंट पे ही रिकॉर्ड करना है, और जितनी भी ग्रांट थी उसको अलग से डेफर्ड ग्रांट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। बात क्लियर हो गई? दूसरा मेथड क्या है कि आप लोग जितनी भी ग्रांट रिसीव कर रहे हो, किसके लिए रिसीव कर रहे हो? एसिड के लिए। तो एसिड को ही दो जिसके लिए रिसीव की है। जिसके लिए ग्रांट रिसीव की है उसी को ही जाके दे दो। ऑलराइट, मतलब आप इसको डिडक्ट करोगे फ्रॉम द
कॉस्ट ऑफ एसिड, ऑफ एसिड। तो किसी किस्म का डेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट वैसे ही जाएगा जैसे फर्स्ट सिचुएशन में जा रहा है। सिर्फ फर्क क्या होगा कि फर्स्ट सिचुएशन में आप लोगों ने अपने एसिड को फुल अमाउंट में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ज्यादा होगा। ऑलराइट, और उसको कम कैसे करेंगे? ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करके। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे सेम इंपैक्ट ही जाएगा। और सेकंड मेथड में क्या है कि आपने डेफर्ड ग्रांट इनकम नहीं किया, जितनी भी ग्रांट थी आपने डिडक्ट कर दी फ्रॉम द कॉस्ट। तो ऐसा नहीं है एसिड की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जब कम हो कॉस्ट होगी तो डेप्रिशिएट भी तो कम होगा, है ना ऐसा? तो नेट प्रॉफिट के ऊपर सेम सेम इंपैक्ट जाएगा, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होता। बात क्लियर? और इसकी जो आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होंगी, उनमें आप लोगों ने जाकर सबसे पहले अपना एसिड परचेज करें। जब आप लोग अपना एसिड परचेज कर रहे होंगे तब आप लोग जर्नल एंट्री का रिकॉर्ड करेंगे। पीपी को डेबिट कर दें। सपोज अगर आपने पहले एसिड परचेज कर लिया तो पीपी को डेबिट फुल अमाउंट के साथ कर दें, जितनी अमाउंट से आपने परचेज किया, और अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दें। जो अमाउंट इस एसिड को एक्वायर करने के लिए आपने सप्लायर को दी, तो आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। परचेज ऑफ एसिड। अच्छा, अब इस एसिड के अगेंस्ट आप लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई। तो अब जो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करोगे, तो आप लोगों ने ये बात कंफर्म है कि भाई बैंक अकाउंट गवर्नमेंट ग्रांट के अगेंस्ट डेबिट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप इसको ना अलग से रिकॉर्ड करते थे। तो आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे डेफर्ड ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन अब अलग से नहीं करना है, अब एसिड की कॉस्ट में से डिडक्ट करना है। तो एसिड की कॉस्ट तो फुल अमाउंट के साथ आपने डेबिट कर दी थी। अब अगर उसमें से डिडक्ट करना है तो लाजमी बात है कि आपने अपने एसिड अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। अब अगर सपोज करें यहाँ पर कि 100 रुपीज का एक एसिड था आप लोगों के पास, तो आप फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 100 के साथ। उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट आपको 40 की मिल गई थी, तो उस 100 में से 40 जाके क्रेडिट कर दोगे, तो आपका एसिड कौन सी वैल्यू पर आ जाएगा? रिमेनिंग 60 पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका एसिड। और राइट, फुल अमाउंट के साथ डेबिट कर दो, और जितनी गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है उसके साथ जाकर इसको क्रेडिट कर दो। कोशिश करो ये दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड करो, मतलब कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ना आ जाओ। जब दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे ना, ना ऐसा है कि डायरेक्ट एसिड को उसकी नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड ना करो। उससे पता है क्या है कि कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं होती। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्यों ना हम डायरेक्ट ही अपने एसिड को रिकॉर्ड कर दें 60 पर, कि पीपी को हम डेबिट कर दें 60 के साथ और बैंक को क्रेडिट कर दें 60 के साथ, क्योंकि मैं तो 60 पे कर रहा हूं, गलत नहीं है। लेकिन क्या आपको ये पता चलेगा कि आपके एसिड की कॉस्ट कितनी है? नहीं, क्योंकि आपने कहीं रिकॉर्ड भी नहीं की। और ना आपको ये पता चलेगा कि इसके अगेंस्ट आपको गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली है, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। ओके। लेकिन जब आप इन एंट्रीज की तरफ से जाते हो ना, तो कंफर्म हो जाता है भाई एसिड 100 का था, उसमें से 40 की गवर्नमेंट ग्रांट मिली, तो रिमेनिंग एसिड की वैल्यू 60 आ गई है। तो कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी। एनी डाउट? तो यहां पर लिखोगे रिसीट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट
अच्छा, अब जब एसिड की कॉस्ट में से डिडक्ट करते हैं ना, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि हमने इसको फौरन से ही इनकम बना दिया है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में तो अभी भी नहीं गया ये। ओके, तो अभी भी हम लोग बेसिकली इनकम अप्रोच के मुताबिक ही चल रहे हैं, जिसका हम लोगों ने जिक्र किया था। क्योंकि अब एसिड के अमाउंट में से डिडक्ट कर रहा हूं, तो लाने वाले मेरे एसिड्स इफेक्ट होंगे, कि मेरे एसिड्स एक किस्म के अंडर स्टेट हो जाएंगे। तो मैं अपनी लाइबिलिटी तो इसको बना नहीं रहा। उससे पहले क्या होता था, एसिड अगर फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करते थे, तो साथ में लाइबिलिटीज का पोर्शन इंक्रीज हो जाता था उतनी अमाउंट के साथ, तो वो एक दूसरे को नेट ऑफ कर देते थे। लेकिन यहाँ पर एसिड्स की बात एसिड्स में रह गई, लाइबिलिटीज को फर्क ही नहीं पड़ा कि वो कितनी थी। बात क्लियर। अब जब एट द एंड ऑफ द पीरियड जाओगे, तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, और वो है आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। अब हर साल के एंड पर सिर्फ ये एक जर्नल एंट्री आप लोग रिकॉर्ड करते रहेंगे। किसी को कोई डाउट इसमें? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड चार्ज्ड। जी, ये एंट्री इज कंप्लीट, ये एंट्री इज कंप्लीट। और किसी को कोई डाउट? चले। अच्छा, जब हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट की बात कर रहे हो ना, तब एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी अभी देखे ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे सेकंड मेथड तो ज्यादा इजी है। अच्छा, सेकंड मेथड डिफिकल्ट, अभी बाकी इजी है सेकंड मेथड। क्या आप सिंपली जाके डिडक्ट करो और सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते रहो। लेकिन इसका प्रॉब्लम हमें उस टाइम पर फेस करना पड़ता है जब गवर्नमेंट ग्रांट हम ड्यू टू एनी रीजन उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सके और गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी पड़े। उस सिचुएशन में ये हमें टफ टाइम दे जाता है। हाँ, अगर ग्रांट वापस नहीं कर रहे, कंडीशन मीट हो गई है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी मेथड से चले जाओ। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट? चले। अब इससे रेलिवेंट ना एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की, या बाकी जो पॉइंट्स हमारे पास रह गए थे हम उसकी तरफ चलेंगे। अपनी स्टडी टेक्स्ट में से आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करके देनी है। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट अंडर बोथ मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। पर अभी ना फर्स्ट मेथड की तरफ चलो, और उसके मुताबिक अब देखो, अगर मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बता दी हैं, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इजीली बना सकते हैं। आपको उसमें ऐसा मुश्किल नहीं होने वाली। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आप लोगों ने ये बता देना है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड कितना चार्ज कर रहे हो, और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कितनी बना रहे हो। तो जो एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा, और जो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है वो अदर इनकम का पार्ट बन जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट में सिर्फ ये दो चीजें आएंगी, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कितनी बना रहे हो। और जब बैलेंस शीट के अंदर जाओगे, तो बैलेंस शीट में अपना नॉन करंट एसेट्स एट डब्ल्यूडीवी, तो आप तो एक तो कॉस्ट लिख दो उसकी, साथ में आप उसकी लिखोगे क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। कॉस्ट में से वो माइनस करो तो आपको डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी। लेकिन लाइबिलिटीज के तौर पर आप लोगों ने जाकर अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर भी करना है। और राइट, लेकिन इसमें अब ख्याल रखिएगा कि इसका कुछ पोर्शन होता है करंट और कुछ होता है नॉन करंट। सपोज करते हैं कि आप लोगों के पास गवर्नमेंट ग्रांट मिली 30 की, 3 साल के लिए मिली फर्स्ट ईयर में, और हम लोग सपोज कर रहे हैं कि इक्वल इक्वल अमाउंट हम लोग इनकम को चार्ज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के अंदर 10 मिलियन वो तो आप इनकम बना लोगे, तो डेफर्ड कितनी रह गई? 20। अब ये आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन इन टोटल 20 लाइबिलिटी है। लेकिन इसमें देखो कि नेक्स्ट ईयर कितनी ग्रांट इनकम बनाओगे, तो वो जो 10 मिलियन नेक्स्ट ईयर इनकम बननी है ना, वो करंट पोर्शन बन जाएगा, और उसके अलावा जितनी बाकी रह जाएगी वो नॉन करंट बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। जरा ट्राई करें, एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करें जल्दी से, शाबाश। फर्स्ट मेथड पे रहो अब।
अभी फर्स्ट मेथड के मुताबिक कैलकुलेशन करनी, अभी सेकंड मेथड को छोड़ दें। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 10 आप लोगों ने ट्राई कर ली। अच्छा देखिए, बड़ा ना इजी सा कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ग्रांट का, ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। मतलब अगर आप खुद से मुश्किल बनाना चाहो तो वो एक अलग बात है। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो इन्होंने यहाँ पे ना जर्नल एंट्रीज की बात नहीं की, इन्होंने किस चीज की बात की है? एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये भी गौर से देख लिया करो कि एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, या एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। ये तीनों डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो आपने दोनों बतानी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी और फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट का ही नाम यूज कर लेता है तो आपने सिर्फ उसी स्टेटमेंट के ऊपर रहना है, फिर आपने दूसरी स्टेटमेंट का जिक्र नहीं करना। अच्छा, हम लोग चलते हैं और इस क्वेश्चन को सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं इसकी, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स को देख लेंगे। मतलब ऑल इन ऑल हमने इन क्वेश्चंस को जरा अच्छे तरीके से देखना है। क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में कि 1 जनवरी 2021 को आपने एक एसेट एक्वायर किया जिसकी कॉस्ट है 600 मिलियन, और आपने इस एसेट से रेलिवेंट जो ग्रांट रिसीव की है वो आपके पास आ रही है 60 मिलियन। साथ में उस एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आपने इसकी यूजफुल लाइफ 3 साल रखनी है, 3 साल तक इसको डेप्रिशिएट करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसकी जो रेसिडुअल वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 120। अच्छा, फिर रीजनेबल एश्योरेंस दैट कंडीशंस ऑफ ग्रांट शैल बी कंप्लाइड विद, और आपने ग्रांट ऊपर रिसीव कर ली एंड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 60 मिलियन। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया दोनों पॉइंट्स क्लियर होनी चाहिए कि एक तो ये अश्योरेंस है कि आपने ग्रांट की तमाम तर कंडीशंस को फुलफिल कर लेना है, दूसरा ग्रांट भी रिसीव कर चुके हो तो ग्रांट अपने पास रिकॉर्ड करोगे। ऑलराइट। अच्छा, अब जब हम चले तो हमने इसकी जो जर्नल एंट्रीज बनानी है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10, और अभी के लिए हम लोग मेथड 1 को देखेंगे। मेथड 1 हमारे पास क्या है? रिकॉर्ड ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आप अपने पास ग्रांट रिसीव कर चुके, तो आप लोगों ने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया बाय 60, साथ में डेफर्ड डेफर्ड ग्रांट इनकम या सिंपल डेफर्ड इनकम लिख लो। कहीं पे नजर आएगा डेफर्ड इनकम, कहीं पे डेफर्ड ग्रांट इनकम, तो इस तरह से डेफर्ड ग्रांट इनकम। जब ग्रांट इनकम के साथ डेफर्ड का वर्ड लग जाता है ना, तो मतलब अभी तक वो इनकम नहीं बनी। ये वो इनकम है जिसको हमने डेफर कर दिया। डेफर मतलब इन फ्यूचर हम जाकर इसको इनकम बनाएंगे, अभी हम लोग इसको इनकम नहीं बना रहे हैं। तो यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा 60। अब नरेशन आप लोग लिख लोगे। ओके। अच्छा, इसी के साथ आप लोगों ने अपना न्यू एसिड परचेज किया। तो जब एसिड एसिड का नाम गिवन था प्लांट, तो अब आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है प्लांट अकाउंट डेबिट एंड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 600। ये 60 था ना ऊपर, 600। अब इसकी भी नरेशन आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अच्छा, ये एंट्रीज आप लोग कब रिकॉर्ड करोगे? 1 जनवरी ईयर 1, दोनों एंट्रीज उसी टाइम पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है 31 दिसंबर ईयर 1। अब जब आप लोगों ने डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड की हुई है ना, तो आप हर साल के एंड पर 2 जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना आईएएस 16 के अंदर कि अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है तो हर साल के एंड पर हम लोग दो एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे। इधर भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहली एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, कितनी अमाउंट आ जाएगी ये हमारे पास? तो आप देखें हमारे पास उसने कहा था 600 का एसिड, 120 की और यूजफुल लाइफ है, तो हमारे पास हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन जाएगा ये 160। हर साल के एंड पर आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग कर दें। ये बात समझ आ गई? अच्छा, कैलकुलेशंस अगर आपने बतानी हो, एक तो होता है ना कि आप वर्किंग नोट में चले जाओ, लेकिन अगर आप वर्किंग नोट में नहीं जाना चाह रहे तो आप भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के आगे अगर जगह है तो आप वहां पे भी लिख सकते हो। लेकिन आपको लगे ना कि नहीं इतनी जगह नहीं है हमारे पास, तो जर्नल एंट्री लिखने के बाद जो लास्ट वाली रो होती है ना, अपनी सारी कैलकुलेशन वहां पे करके दे दो उसको। इस जर्नल एंट्री से रेलिवेंट जितनी भी कैलकुलेशन हो आप इस रो के ऊपर करके दे दिया करो। ओके हो गई बात? अच्छा, जब ये रिकॉर्ड कर दिया तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इनकम डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। लेकिन कितनी अमाउंट से? अच्छा भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड थोड़ा सा इजी है। मैं स्ट्रेट लाइन मेथड आपको ज्यादा टफ टाइम नहीं देगा। हाँ, अगर ये होता ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो थोड़ा सा टफ टाइम दे जाता। अब जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का इक्वल है, हमने ये जो ग्रांट इनकम बनानी होती है ना, ये अकॉर्डिंग टू एक्सपेंस बनानी होती है। और एसिड से रेलेवेंट एक्सपेंस का क्या नेम है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनानी होती है। जितना जैसा एक्सपेंस चार्ज करेंगे वैसी ही इनकम रिकॉर्ड करेंगे। अब जब एक्सपेंस हर साल का इक्वल इक्वल आ रहा है तो जो इनकम बनानी है ना वो भी इक्वल लेवल पे चलेगी। अब एक्सपेंस कितने अरसे के लिए चार्ज करोगे? 3 इयर्स के लिए। तो इनकम भी 3 साल के लिए बनाओ। ओके, तो जब एक्सपेंस इक्वल अमाउंट का जा रहा है तो इनकम भी इक्वल अमाउंट के साथ जाएगी। अगर एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हुए किसी किस्म की कोई टाइम फ्रैक्शन लगाते हो तो इनकम की कैलकुलेशन में भी टाइम फ्रैक्शन लगेगा। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ करते थे। याद आई बात? तो यहां पर भी गवर्नमेंट ग्रांट इनकम के साथ भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। अब कितनी इनकम को डेफर किया आप लोगों ने? 60 को। और इसको इनकम कितने अरसे तक बनाना है? 3 साल तक। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो इनकम भी हर साल इक्वल इक्वल अमाउंट के साथ जाएगी। तो हर साल कितना पोर्शन इनकम बनाएंगे हम लोग? 60/। जब देखो ना, ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, मुझे लगा कि ये यहाँ पे स्पेस है मैं कर सकता हूं, तो मैंने यहां पे कर दी और सामने इसके लिख दूंगा 20। इसकी कैलकुलेशन अब यहां पे करने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ये चारों जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाएंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम? सब बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारे पास। तो इसके बाद सब्सीक्वेंट ईयर्स में जब हम लोग जाएंगे ना, फॉर ईयर 2 एंड ईयर, दोनों में यही एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी, कोई चेंज नहीं। आपको जर्नल एंट्री समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इनके एक्सट्रैक्ट्स की तरफ। तो अगर एक्सट्रैक्ट्स की बात करें, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सबसे पहले किस चीज के एक्सट्रैक्ट? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को ना लिखा करें, ये इंट्रो टू अकाउंटिंग में ये बात अच्छी लगती है। यहाँ पर उसका वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें
आप लोगों ने एक्सपेंसेस के तौर पर रिकॉर्ड करना है एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंस? अच्छा, क्या 1 साल के लिए बना के दे रहे हो उसे? नहीं। तो आप लोग क्या करो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, यहाँ पे। अब हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा? देखो, हर साल सेम सेम अमाउंट चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख दो 160। ऑलराइट। और फिर यहाँ पे लिख देना अपने पास अदर इनकम। और अदर इनकम में कौन सी इनकम? ग्रांट इनकम। और हर साल कितनी इनकम? अब आपके जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन ये बन रहा है जो उन्होंने आपसे मांगा था। और ये एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्लीट हो गए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आना है। कोई मुश्किल चीज है ये? अच्छा, दूसरा एक्सट्रैक्ट किस चीज का बना कर देना है आप लोगों ने? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी बिल्कुल ऐसे ही फॉर 3 इयर्स। सबसे पहले किस चीज के बारे में बताओगे? नॉन करंट एसेट्स कैसे बताए जाते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कोशिश क्या करो, ये ऐसे ही बताओ उसे, मतलब डायरेक्ट जाके WDV ना लिख लो। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, या फिर कैरिंग अमाउंट। अच्छा, क्या हर साल कॉस्ट तो सेम ही रहेगी? 600, 600 एंड एक्यूमुलेटेड फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 160, अगले साल का भी 160, तो एक्यूमुलेट होकर कितना बन गया? 320। नेक्स्ट ईयर का भी 160 और एक्यूमुलेट होकर कितना बन गया? 480। अब WTV अपने पास रिकॉर्ड कर लें, 440। हाँ जी, नेक्स्ट 280 एंड द लास्ट वन इज 1। और यही आपकी रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसिड थी। ये नॉन करंट एसिड रिकॉर्ड कर दिए। अच्छा, अक्सर बच्चे ना फिर यहाँ पर ये जब एक्सट्रैक्ट बताते बताते हैं ना, गवर्नमेंट ग्रांट को इग्नोर कर जाते हैं। भाई वही तो उसने चेक करना था जब ग्रांट का टॉपिक चल रहा है, और ग्रांट को ही आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा। तो वही चीज तो उसने देखनी थी कि आप ग्रांट को किस तरह से अकाउंट फॉर कर रहे हैं। तो ग्रांट को आप लोगों ने लायबिलिटी बनाया हुआ है। अगर आप इसको डिडक्ट कर लेते फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, तो फिर तो आपकी लायबिलिटी थी ही नहीं। फिर आके आप सिर्फ WDV लिख देते एसेट की। क्लियर? अच्छा, जब यहां से हम लोग उसको ग्रांट को लेकर आएंगे, तो हम लोग को नॉन करंट लायबिलिटीज एंड दोनों लिखेंगे। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। और यहां पर भी डेफर्ड। सिर्फ फर्क क्या है कि ऊपर उसका नॉन करंट पोर्शन है जो 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद इनकम बनेगा, और नीचे करंट पोर्शन है जो नेक्स्ट ईयर में इनकम बनेगा। ऑलराइट। अब टोटल ग्रांट कितनी थी? उसमें से 20 तो इस साल इनकम बना दी, तब लाइबिलिटी कितने की रह गई? 40 की। ये कैलकुलेशन ऐसे ही कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर कितनी इनकम बनाओगे, 20। इस पर वर्किंग करना, और वो 20 आके फर्स्ट ईयर करंट पोर्शन का पार्ट बना देगा। अब देखो टोटल लाइबिलिटी कितनी थी फर्स्ट ईयर के एंड पर? 40। उसमें से करंट पोर्शन कितना है? तो रिमेनिंग 20 नॉन करंट पोर्शन बन गया। बात क्लियर? बात क्लियर? सेकेंड ईयर के एंड पर गए, तो आप लोगों के पास दोबारा से 20 की इनकम बना दी, आउट ऑफ 40। आउट ऑफ 20 प्लस 20, आउट ऑफ 40, 20 की इनकम बना दिया आप लोगों ने।
बाकी कितना रह गया, और वो 20 नेक्स्ट ईयर में इनकम बन जाएगा, तो सिर्फ करंट पोर्शन नहीं आएगा। तो 2002 में सेकेंड ईयर के एंड पर सिर्फ करंट पोर्शन मिलेगा 20 का, और नॉन करंट पोर्शन नहीं है। जब थर्ड ईयर में जाओगे तो ये जो करंट पोर्शन 20 का था, ये भी आपने इनकम बना दिया। तो जैसे इनकम बनाया, क्या कोई लायबिलिटी बच गई? नहीं। तो जब लायबिलिटी है ही नहीं, तो ना तो करंट पोर्शन और ना ही नॉन करंट पोर्शन। टोटल 60 की लायबिलिटी थी स्टार्ट ऑफ द ईयर, उसमें से 20 इनकम बना दी फर्स्ट ईयर में, बाकी कितनी लायबिलिटी बन? क्या 40 सारी की सारी अगले साल में यूटिलाइज कर लोगे? कितनी करोगे? तो वो 20 जो नेक्स्ट ईयर में करना है वो करंट पोर्शन, और रिमेनिंग जो 20 बच जाएगा वो नॉन करंट पोर्शन। ओके। जब ओके सर 40 क्यों नहीं बनी नेक्स्ट ईयर में? बेटा, ये टोटल 40 है ना, टोटल लाइबिलिटी 40 ही रहती है, 40 ही लाइबिलिटी लिखना, लेकिन सिर्फ उस 40 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी लाइबिलिटी हो यहाँ पे मैंने हाफ हाफ कर दी तो आप भी हाफ हाफ कर दो, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये देखो करंट नेक्स्ट ईयर में कितनी इनकम बनाऊंगा, कितनी बनाऊंगा, तो वो 20 करंट बनेगा, बाकी जितनी भी बाकी रह जाएगी वो सारी नॉन करंट बन जाएगी। तो 40 में से 20 करंट बन गई, बाकी 20 नॉन करंट रह गई। आगे समझाऊं? यस सर। आगे भी बताऊं? तो नेक्स्ट ईयर में 20, फिर इनकम बच गया, सिर्फ 20 ही रहता है तुम्हारे पास, यस सर। जो उससे अगले साल यूटिलाइज हो जाएगा। तो वो 20 करंट पोर्शन है, लेकिन नॉन करंट कोई भी नहीं है, क्योंकि टोटल लाइबिलिटी 20 की है, और वो करंट पोर्शन के तौर पे लिख दिया है, तो नॉन करंट तो फिर कुछ भी ना बना। और लास्ट ईयर में जाके ये भी इनकम बन गई है, तो डेफर्ड इनकम में कुछ पड़ा ही नहीं है, तो इसलिए कोई करंट और नॉन करंट नहीं होगा। सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? अच्छा, ऐसे ही आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन बना हुआ होगा। ये देखें, आपको ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंटेशन सेपरेट डेफर्ड इनकम, मतलब हम लोगों ने उसको एज डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड किया, तो नॉन करंट एसेट का पोर्शन ये बन जाएगा। फिर जब लायबिलिटीज के पास गए फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये देखें ये वाला पोर्शन मैंने कर दिया। ऑलराइट, हमारे पास अभी ये वाला पोर्शन रहता है, ये आ गया हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ। तो हर साल ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इनकम 2020 की। अच्छा, यहाँ पे देखें, उसने ना दोनों इस तरह से लिख दिए। एक्सपेंसिव लाजिम बात है, आपको पता है कि लेस होते हैं, और इनकम, तो उसने ना एक्सपेंसेस है तो उसने ब्रैकेट्स यूज कर लिया, और इनकम है तो, लेकिन मैं अगर यहाँ पे मौजूद था ना, तो आपने गौर किया मैंने कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं यूज की। क्यों? क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग में बता दिया कि भाई ये एक्सपेंस है और ये इनकम है, तो आप लोग ऐसे भी इसको छोड़ दोगे तो ये बिल्कुल ठीक है। जरूरत नहीं है कि आप एक्सपेंसेस के लिए ब्रैकेट यूज करें। वो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि उसने अलग तो बताया नहीं है कि ना कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम तो उसने वो नेगेटिव के साइन के साथ बता दिया कि हम डिडक्ट करेंगे इसको। ओके, आप अगर एक्सपेंसेस के साथ ब्रैकेट लगा भी दो तो बहुत अच्छी बात है, ना लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बता चुके हो कि ये आपके एक्सपेंसेस है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मजीद डिस्कशन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।